हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम अपना यूनिट 6 को कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, हमारा यूनिट 6 का नाम है फेमिनिस्ट। ठीक है, बहुत ही इजी यूनिट रहने वाली है ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे एंड देन फिर हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर पर बढ़ेंगे। स्ट्रक्चर से हमारे को पता लग जाता है कि हम लोग चैप्टर्स में क्या क्या बेसिकली टॉपिक्स पढ़ने वाले। ठीक है, और अब हमारा ये पैटर्न बन चुका है कि हम लोग हर एक वीडियो के अंदर पहले स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर चैप्टर्स पे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको मैं ये आगे स्ट्रक्चर पे बढ़ने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आपको ये मेरी वीडियोस अभी तक अच्छी लग रही है, हमारे इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक की जो ये सीरीज़ मैं लेके आ रही हूँ, ये अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब हम लोग अपने स्ट्रक्चर से। देखो, सबसे पहले तुम्हें ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। ऑब्जेक्टिव में तुम्हें ये बताया जाएगा कि बेसिकली जब तुम चैप्टर को कवर अप कर लोगे तुम्हें क्या चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी जब चैप्टर ख़त्म कर लोगे तुम। ठीक है, उसके बाद तुम्हें इंट्रोडक्शन में तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा फेमिनिस्ट के मीनिंग से। ठीक है, कि फेमिनिस्ट का पॉलिटिकल थ्योरी में क्या मतलब होता है उससे तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। ठीक है, और फेमिनिज्म की फर्स्ट वेव क्या है पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर वो बताई जाएगी। फिर सेकंड वेव बताई जाएगी। सेकंड वेव के अंदर तुम्हें सब टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि लिबरल हो गया, मार्क्सिज्म हो गया, सोशलिस्ट हो गया, रेडिकल फेमिनिज्म हो गया, इकोलॉजिकल फेमिनिज्म हो गया। ये हम लोग सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, पर बेसिकली इसके सब टॉपिक्स पढ़े हैं ये। ठीक है, उसके बाद थर्ड वेव आएगी हमारे फेमिनिस्ट की, जहाँ पे हम लोग कल्चरल फेमिनिज्म, ब्लैक फेमिनिज्म और पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म को पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। फिर चैप्टर को हम लोग क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे। स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से। देखो, जब तुम ये चैप्टर मेरे साथ कवर अप लोग कर लोगे तो क्या तुम्हें एक चीज़ की क्लैरिटी हो जाएगी। पहले तुम क्या कर पाओगे, ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी। तुम क्या कर पाओगे, तुम लोग बेसिकली पता लगा पाओगे कि जो फेमिनिज्म पॉलिटिकल थ्योरी का कैसे पार्ट बना, कैसे इवॉल्व हुआ फेमिनिज्म पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। ठीक है, और तुम लोग क्या कर पाओगे, डिफरेंस कर पाओगे बिटवीन द पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ 3 डिफरेंट वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। ठीक है, उसके बाद क्रिटिक सर्टेन आइडियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट्स विद इन फेमिनिस्ट थॉट दैट लीड टू द इनोवेशन इन फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी। तुम लोग क्रिटिकली क्या कर पाओगे, इसकी आइडियोलॉजी को क्या कर पाओगे, क्रिटिसाइज भी कर पाओगे टू सम एक्सटेंट। ठीक है, उसके बाद और इसके जो न्यू इनोवेशन उन्हें भी। ठीक है, और फिर तुम क्या कर पाओगे, एल्यूसिडेट कर पाओगे इन डिफरेंट पॉलिटिकल डिबेट्स विद फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी के साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तुम्हारा को इंट्रोडक्शन में क्या बताया जाता है, जैसे कि मैंने बताया था मीनिंग ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर फेमिनिस्ट का क्या मीनिंग होता है, तुम्हें ये बताता था इंट्रोडक्शन के अंदर। देखो, फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी की एक ब्रांच होती है। ठीक है, एक ब्रांच है जो क्या बेसिकली हमारा फेमिनिस्ट एक पॉलिटिकल थ्योरी की ब्रांच है। ठीक है, जो क्या करती है, महिलाओं के अधिकारों या समानता या उनके जो शोषण होता है उन पे, यानी कि जो उन पे ऑपरेशन होता है उसका ध्यान करती है। ठीक है, क्लियर है। फेमिनिस्ट बेसिकली एक ऐसा पॉलिटिकल थ्योरी का ब्रांच है जो क्या करता है, जो महिलाओं के अधिकारों, राइट्स को, उनकी समानता को, उनकी इक्वालिटी को बेसिकली और उनके शोषण को, जो उन पे ऑपरेशन होता है उसका ध्यान रखती है। ठीक है, अब आगे आपको ये बताया जाता है कि इसका जो इसका मेन वो क्या है, पर्पस क्या है, वो आपको समझाया जाता है कि वुमेन को ना, एक जो महिला होती है ना, उसको पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी दिलाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारे फेमिनिज्म का। ठीक है, उसके बाद पेट्रियार्की को चैलेंज करना। हमें पेट्रियार्की सोसाइटी पता है जहाँ पे मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती है, राइट। तो ऐसी सोसाइटी को क्या करना, चैलेंज करना, या ऐसे सोसाइटी कह लो, ऐसे सिस्टम को कह लो। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी में वुमेन के एक्सपीरियंस को क्या करा जाता है, इंक्लूड करा जाता है। ठीक है, क्लियर है। ये आपको आपकी क्या बताया जा रहा है, इंट्रोडक्शन के अंदर बताया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, इसके अंदर तुम्हें क्या बताया जाता है, इसके अंदर तुम्हें ये बताया जाता है कि तुम्हारी फर्स्ट वेव थी ना, वो 1820 से लेकर 1920 तक चली थी। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ था, ये फोकस करती थी वोटिंग पर, वोटिंग राइट्स पर, प्रॉपर्टी राइट्स पर, एजुकेशन पर, लीगल इक्वालिटी पर। ठीक है, ये फेमिनिज्म की फर्स्ट वेव का मेन फोकस था। ठीक है, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे इसके अंदर, तो क्या था ना, 1848 में ना एक सेंसिका फॉल्स कन्वेंशन हुआ था। सेंसिका फॉल्स कन्वेंशन हुआ था बेसिकली,
जो ड्राफ्ट किया गया था एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन से, ठीक है, 1848 में उन्होंने ड्राफ्ट किया था न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। ये डिक्लेरेशन ये हाईलाइट करती थी कि जो न्यू पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ हैं एंड आइडियोलॉजीज़ हैं फॉर द फेमिनिस्ट मूवमेंट, ठीक है, ये बेसिकली पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड क्या करती थी, स्ट्रैटेजीज़ को बेसिकली हाईलाइट करती थी, ठीक है। उस डिक्लेरेशन में पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज एंड आइडियोलॉजीज को क्या करा गया था, हाईलाइट किया गया था फेमिनिस्ट मूवमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद इट बिगैन विद द आइडियाज़ ऑफ इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स एंड डिग्निफाइड पोजिशन विद द हाउस होल्ड फॉर वुमेन। बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है, कि प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाएंगे, एक डिग्निफाइड पोजीशन दी जाएगी किसको, वुमेंस को, ठीक है। उसके बाद दस इट फोकस्ड ऑन वुमेन्स इकोनॉमिक सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स। ये वुमेन के इकोनॉमिक सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स पर भी क्या करता है, फोकस करता है। हाउएवर बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट शिफ्टेड देयर अटेंशन टुवर्ड्स पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वुमेन। क्या हुआ था, जब 20th सेंचुरी की शुरुआत हुई तो क्या हुआ, जो फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट थे ना, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना अटेंशन शिफ्ट कर लिया वुमेन के पॉलिटिकल राइट्स पर, ठीक है, स्पेशली टू द वुमेन्स राइट टू वोट और वुमेन्स सफरेज। वुमेन राइट टू वोट या राइट टू वोट या सफरेज एक ही बात होती है, ठीक है। सम एक्टिविस्ट विद इन द मूवमेंट बिलीव दैट वुमेन आर मॉरली सुपेरियर। कुछ एक्टिविस्ट को ना ये लगता था कि जो वुमेन है ना वो बहुत ज़्यादा सुपेरियर हैं मेन से, ठीक है, एंड देयरफॉर देयर प्रेजेंस इन द पॉलिटिकल स्फीयर वुड प्रूव बेनिफिशियल फॉर पॉलिटिकल प्रोसेस। और उनका प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था पॉलिटिकल प्रोसेसेस के अंदर, ठीक है। और उसके बाद कंसिक्वेंटली इन ब्रिटेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट वॉज पास्ड इन 1918। अब क्या हुआ था, ब्रिटेन के अंदर एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पास करा गया था 1918 के अंदर, विच ग्रांटेड वुमेन राइट टू वोट, और जिसने क्या किया था, वुमेन को राइट टू वोट ग्रांट किया था, बट इट वाज लिमिटेड इन इट्स स्कोप एज द राइट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू दी वुमेन अबव 30 ईयर्स। अब क्या था, इसका लिमिटेड स्कोप था, ठीक है। 1918 में तो ब्रिटेन ने लॉन्च कर दिया था राइट टू वोट, कि वुमेन को जो है वो वोट देने का अधिकार है, बट इसका क्या था, इसमें स्कोप जो था वो बहुत कम था। क्यों स्कोप कम था, बिकॉज द राइट वॉज रिस्ट्रिक्टेड। ये राइट जो थे 30 ईयर्स ऑफ एज तक क्या थे, रिस्ट्रिक्टेड थे, ठीक है। दैट ऑल्सो टू दी वंस हु ओन हाउसेस, ठीक है, और 30 ईयर के एज को मिलेगा, और साथ ही साथ 30 ईयर एज में भी होनी चाहिए, प्लस हाउस भी अपना होना चाहिए। तो ये रिस्ट्रिक्शंस थे, ठीक है। दस एफर्ट्स ऑफ फेमिनिस्ट continued and the eligible age for women vote was further reduced to 21। अब 21 हो गई थी 30 से, ठीक है। अगर आप 21 साल के हो जाओगे तब आप वोट दे पाओगे, ठीक है, विदाउट एनी बार ऑन द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, और बिना किसी प्रॉपर्टी ओन किए भी आप 21 जब साल के हो गए आप वह वोट दे सकते हो, ठीक है। हाउएवर यूनाइटेड स्टेट्स द वेव फॉलोड अ डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रैजेक्टरी। यूनाइटेड स्टेट के अंदर एक डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रैजेक्टरी हुई थी। हेयर द फेमिनिस्ट लीडर्स लाइक एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन, सुजान बे एंथनी, लुकी स्टॉन एंड Lucretia Mott believed that before achieving the rights to vote for women, it was more important to champion the abolition of slavery। तो यहाँ पे क्या मानना था यूनाइटेड स्टेट्स में लीडर्स का, ये मानना था कि हमें क्या करना है, हमें वुमेन के राइट्स को अचीव करने से पहले हमें सबसे पहले अबॉलिशन करना पड़ेगा स्लेवरी का। जो स्लेवरी होती है उसका जो है हमें ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रेजुअली द फर्स्ट वेव इन द यूएस इज बिलीव टू हैव द एंडेड विद द पैसेज ऑफ द 19th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच ग्रांटेड द राइट टू वोट टू वुमेन इन ऑल द यूनाइटेड स्टेट्स। 19th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जहाँ पे यूएसए के अंदर क्या हो गया था, वुमेन को राइट्स मिल गए थे, ठीक है। अब हम लोग ना इसमें क्या करते हैं, इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करें, इंडिया के अंदर क्या था, यहाँ पे तो हमारे को इंडिया का पॉइंट दे रखा है कि इंडिया के अंदर मेन जो फर्स्ट वेव का फोकस था एजुकेशन पर था, प्रॉपर्टी राइट्स पर था, वोटिंग राइट्स पर था, वुमेन्स की ऑर्गेनाइजेशन पर था। ये हमारा मेन फोकस था। तुम्हें क्या दे रखा है, इन शॉर्ट इंडिया के अंदर तुम्हें क्या दे रखा है, यहाँ पे इंडिया का बेसिकली मेन फोकस था उस टाइम पीरियड के अंदर एजुकेशन पर। यू गाइस कैन राइट इट बिकॉज बुक में थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज दे रखी होती है, इसीलिए कुछ कुछ पॉइंट्स ना साइड में लिख लिया करो जो मैं बोलती रहती हूँ। प्रॉपर्टी राइट्स
वोटिंग राइट्स, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। सो दीज आर द मेन फोकस। फर्स्ट वेव का ये मेन फोकस था इंडिया के अंदर। गॉट माई पॉइंट। स्टार्ट करते हैं सेकेंड वेव से। आई होप फर्स्ट वेव आपको पूरी की पूरी अच्छे तरीके से क्लियर होगी, ठीक है, कि न्यूयॉर्क में कैसा था, यूनाइटेड स्टेट्स में कैसा था, इंडिया में कैसा था। अब हम बात करते हैं सेकेंड वेव की, कि सेकेंड वेव के अंदर फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी कैसे वर्क करती है। सो अभी तक हमने क्या करा है, अभी तक हमने इस वेव का स्लोगन था द पर्सनल इज पॉलिटिकल, ठीक है। अब हमारा सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी आती है। इस वेव का ना एक स्लोगन था द पर्सनल इज पॉलिटिकल। द पर्सनल इज पॉलिटिकल, यानी कि जो घर के अंदर होने वाला है डिस्क्रिमिनेशन भी, वो भी क्या है, एक पॉलिटिकल इशू है, ठीक है। इन शॉर्ट इसका ये मतलब है कि घर के अंदर जो भी मुद्दा चल रहा है, जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो भी सरकार का क्या है, मुद्दा है, पॉलिटिकल इशू है, ठीक है। ये फोकस करता था डोमेस्टिक वायलेंस पर, नोट डाउन करते रहना साथ साथ, डोमेस्टिक वायलेंस पर, सेक्सुअल हरासमेंट पर, रिप्रोडक्टिव राइट्स पर, इक्वल पे पर, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन पर, ठीक है। हमारी सेकेंड वेव इन सब चीज़ों पर क्या करती थी, फोकस करती थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंकर्स थे इसके बेटी फ्राइडन, कार्टमेल्ट और गिरमाइन ग्रेर, सिमोन दी ब्योवियर, ठीक है। ये वेव कहती है कि सिर्फ वोट मिल जाना इनफ नहीं होता है, ठीक है, सोसाइटी में भी इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये वेव हमें ये समझाती है। नेक्स्ट अब हमारा आता है कि सेकेंड वेव के ना कुछ डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं ये समझते हैं हम लोग। सबसे पहला आता है हमारा लिबरल फेमिनिज्म। आपको लिबरल फेमिनिज्म में ये बताया जाता है कि इसका मेन आइडिया था कि वुमेन और मेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। ये लॉ रिफॉर्म्स के थ्रू इक्वालिटी लेना चाहते थे, ठीक है। इनकी मेन डिमांड्स थी इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए, इक्वल जॉब होनी चाहिए, इक्वल सैलरी इनको मिले, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स इनको मिले। इसके जो थिंकर्स थे वो कौन थे, हमारे मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, जॉन स्टॉर्ट मिल, ये दोनों इसके क्या थे, थिंकर्स थे। क्रिटिसिज्म ये था कि ये सिस्टम को बदलने की जगह सिर्फ रिफॉर्म्स पर क्या करते थे, फोकस करते थे, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा आता है मार्क्सिज्म फेमिनिज्म। तो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म क्या था कि वुमेन की ऑपरेशन का मेन रीज़न कैपिटलिज्म है, ठीक है। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का ये मेन आइडिया था कि वुमेन की ऑपरेशन का मेन रीज़न क्या है, कैपिटलिज्म है। कैपिटलिस्ट सिस्टम वुमेन से कम सैलरी देता है, घर का अनपेड वर्क करवाता है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बढ़ाता है, ठीक है। इंस्पिरेशन कौन थे इसके, कार्ल मार्क्स थे, फ्रेडरिक एंगल्स थे। क्रिटिसिज्म क्या था, सिर्फ इकोनॉमी पर फोकस करता था, जेंडर, कास्ट और रेस को इग्नोर कर देता था कम्प्लीटली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सोशलिस्ट फेमिनिज्म। इसमें क्या आता है, इसका मेन आइडिया ये था कि वुमेन की ऑपरेशन ना सिर्फ कैपिटलिज्म से नहीं होती थी। इसके दो मेजर रीजंस थे। तो कैपिटलिज्म था, एक पेट्रियार्की था, और साथ ही क्लास, रेस, जेंडर, एथनिसिटीज़ जैसी भी प्रॉब्लम्स क्या थी, वुमेन को प्रेस करती थी, ठीक है। इसका मेन फोकस था इक्वल वेजेस पर, चाइल्ड केयर पर, हाउस होल्ड वर्क की रिकग्नाइजेशन पर, सेक्सुअल हरासमेंट को ख़त्म करने पर, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा आता है रेडिकल फेमिनिज्म क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रेडिकल फेमिनिज्म को। तो देखो इसका मेन आइडिया ये था कि वुमेन ऑपरेशन को रूट कॉज है, ठीक है। वुमेन ऑपरेशन का रूट कॉज है, जो ऑपरेशन होता है, जो शोषण होता है वुमेन के साथ, उसका वुमेन रूट कॉज है। पेट्रियार्की, मेल डोमिनेंस, ये कहता है कि सोसाइटी की पूरी स्ट्रक्चर चेंज होनी चाहिए। डिमांड, जेंडर इक्वालिटी, अबॉर्शन राइट्स, इक्वल शेयरिंग ऑफ हाउस होल्ड वर्क, वुमेन्स बॉडीली ऑटोनॉमी, ये सारे के सारे रेडिकल फेमिनिज्म जो है वो डिमांड करता है। इसके थिंकर्स कौन थे, कैट मिलेट, मैरी डेली, सुजान ग्रिफिन और एड्रियन रिच जैसे इसके क्या थे, हमारे थिंकर्स थे। क्लियर है इतना। उसके बाद इकोलॉजिकल फेमिनिज्म क्या था, इसका मेन आइडिया ये था कि वुमेन और नेचर दोनों को एक्सप्लॉयटेशन एक ही सिस्टम करता है, वो है पेट्रियार्की। इसीलिए नेचर को बचाना और वुमेन को एम्पावर करने के साथ करना एक साथ होना चाहिए। थिंकर्स कौन थे, वंदना शिवा, अलाइस वालकर, कायन वारन, ठीक है, और फ्रेंकोइज डी बोनो, ठीक है, ये इसके सारे हमारे लीडर्स थे। फोकस क्या था, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पर फोकस करना था, जेंडर इक्वालिटी पर फोकस करना था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करना था, ठीक है। अब एग्ज़ाम के लिए मेन पॉइंट समझ लो, अभी जितना अभी तक हमने पढ़ा है इस तक मेन पॉइंट समझ लो। देखो सबसे पहले तुमसे वेव टाइप पूछी जा सकती है, ठीक है। तुम्हें वो बोला जा सकता है कि किस उसमें वोट, एजुकेशन और प्रॉपर्टी राइट्स में मेन फोकस किया जाता था, तो वो फर्स्ट वेव में मेन फोकस किया जाता था। उसके बाद तुमसे पूछा जा सकता है कि पर्सनल लाइफ भी पॉलिटिकल इशू है,
ठीक है, ये किस उसमें था, वेव में था, तो सेकेंड वेव में था। थर्ड वेव में क्या था, इक्वल राइट थ्रू लॉज, ठीक है, हमारा बेसिकली सॉरी ये लिबरल फेमिनिज्म के अंदर था, इक्वल राइट्स थ्रू लॉ। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के अंदर हमारा था कि कैपिटलिज्म कॉजेज वुमेन्स ऑपरेशन। सोशलिस्ट फेमिनिज्म के था कैपिटलिज्म पेट्रियार्की दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रेडिकल फेमिनिज्म के अंदर पेट्रियार्की जो होती है वो रूट कॉज होती है, ठीक है। और हमारा इकोलॉजिकल फेमिनिज्म के अंदर वुमेन और नेचर का एक्सप्लॉयटेशन जो है वो लिंक्ड होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर की, तो फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है वो आपको जो है वो क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है, तो काफ़ी हैवी नंबर के अंदर आपको उसको लिख के आना है। अगर आपको ये पूछा जाएगा फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, तो जितना फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर पढ़ा है अभी कि फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी, सबसे पहले आप बताओगे इंट्रोडक्शन के अंदर फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में लिखोगे, देन उसके बाद जो हमने चीज़ें पढ़ेंगे फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, सबको डिस्क्राइब करके आओगे। फिर उसके बाद ये रेडिकल फेमिनिज्म क्या होता है, सोशल फेमिनिज्म क्या होती है, सारे फेमिनिज्म तुम लिख कर आओगे, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग थर्ड वेव को डिस्कस करते हैं, ठीक है। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी, टेंशन मत लो, मैं जब भी अपना पूरी की पूरी सीरीज़ खत्म कर लूँगी, मेरा पूरा का पूरा जब भी बुक खत्म हो जाएगी, मैं क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आऊँगी, जहाँ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है वो सॉल्व करवाऊँगी। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतनी गारंटी होगी मेरी, ठीक है। सो उसकी टेंशन मत लेना, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी लेकर आऊँगी बहुत जल्द, ठीक है। जब हमारा जो है वन सिलेबस खत्म हो जाए, फिर हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड वेव ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें आपको ये बताया जाता है कि पहले तो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म होता क्या है। थर्ड वेव फेमिनिज्म ना 1990s में शुरू हुआ था, ठीक है। ये मानता है कि सभी वुमेन का एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं होता है। किसी वुमेन की आइडेंटिटी सिर्फ उसके जेंडर से नहीं बनती, बल्कि उसकी जाति से बनती है, उसकी आर्थिक स्थिति से बनती है, एथनिसिटी से बनती है, उसकी सेक्सुअलिटी से बनती है, उसकी रिलीजन से बनती है, ठीक है। उसकी रिलीजन भी उसकी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं, ठीक है। क्लियर है। मेन फीचर्स क्या थे कि डाइवर्सिटी को इंपॉर्टेंस देना था। हर वुमेन को ना आइडेंटिटी अलग, हर वुमेन की आइडेंटिटी अलग होती है। वुमेन अपनी मर्जी से लाइफ जी सकती है। ब्यूटी या फैशन को ऑपरेशन नहीं, बल्कि उन लोगों का चॉइस और एम्पावरमेंट भी माना जा सकता है, ठीक है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने ना फेमिनिज्म को ग्लोबल बना दिया, ठीक है। अब क्या है, थर्ड वेव की न्यू आइडियोलॉजीज़ क्या थी, तो कल्चरल फेमिनिज्म, ब्लैक फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म जैसी जो थी ये न्यू आइडियोलॉजीज़ थी। एक एक करके डिस्कस करते हैं इनको। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कल्चरल फेमिनिज्म क्या था। देखो, कल्चरल फेमिनिज्म में तुम्हें ये बताया जाता है कि कल्चरल फेमिनिज्म कहता है कि वुमेन के अंदर कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि हमारे अंदर केयर होता है, लव होता है, कोऑपरेशन होता है, पीस होता है, राइट। इन क्वालिटीज़ को सोसाइटी में इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। मेन आइडिया क्या था इसका कि वुमेन और मेन अलग हो सकते हैं, लेकिन वुमेन की क्वालिटीज़ भी वैल्यूएबल है, ठीक है। सोसाइटी को फीमेल वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, सिस्टरहुड को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। एम क्या था कि वुमेन्स कल्चर और आइडेंटिटी को क्या करना है, हमें रिस्पेक्ट दिलाना है। ब्लैक फेमिनिज्म पे डिस्कस करते हैं। ब्लैक फेमिनिज्म में ये बताया जाता है आपको कि इसका मीनिंग क्या था। ब्लैक फेमिनिज्म ना अमेरिका में डेवलप हुआ था। ब्लैक वुमेन को दो तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। एक तो रेसिज्म जो कलर के बेसिस पर होता था, एक सेक्सिज्म जो जेंडर के बेसिस पर होता था। इसीलिए उनके प्रॉब्लम्स वाइट वुमेन से अलग थे, ठीक है। इसके मेन थिंकर कौन थे, एलाइस वाल्कर थे। उन्होंने क्या कहा था, वुमेनिस्ट टर्म दिया था। मेन आइडिया क्या था इसका कि रेस प्लस जेंडर प्लस क्लास सब मिलकर ऑपरेशन क्रिएट करती हैं, ठीक है। ब्लैक वुमेन के राइट की प्रोटेक्शन जो है वो होनी चाहिए, इक्वालिटी और डिग्निटी उन्हें मिलनी चाहिए, ठीक है। ये था हमारा ब्लैक फेमिनिज्म। नेक्स्ट आता है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म का मीनिंग था कि पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म कहता है कि वुमेन एक फिक्स कैटेगरी नहीं है, हर वुमेन के पास अलग आइडेंटिटी है, ठीक है। इसका मेन थिंकर थे हमारे जूलियट बॉल्टर, ठीक है। इनका मेन आइडिया था कि हाँ, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जेंडर ट्रबल, ये याद रखना। इनका मेन आइडिया था कि जेंडर सोसाइटी बनाती है, जेंडर सिर्फ मेल और फीमेल तक लिमिटेड नहीं होती है। LGBTQ प्लस आइडेंटिटीज़ को भी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। हर वुमेन का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है कम्प्लीटली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। फेमिनिस्ट कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सिर्फ वॉर, पावर, मिलिट्री तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। इसमें वुमेन और कॉमन पीपल की सिक्योरिटी भी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। मेन आर्ग्यूमेंट्स थे इसमें, ट्रेडिशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मेल सेंटर्ड थे, ठीक है, और वुमेन के एक्सपीरियंसेस को इग्नोर किया जाता था। ह्यूमन सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हंगर से फ्रीडम होती है, प्रॉपर्टीज, हंगर से क्या होती है, फ्रीडम होती है, पॉवर्टी से फ्रीडम, वायलेंस से फ्रीडम और फियर से फ्रीडम,
ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट थिंकर्स कौन थे? हमारे जेन बैथी एल्स्थानी इसके इंपॉर्टेंट जो थे वो थिंकर थे। उन्होंने बताया था कि सोसाइटी में मेन को जो था वो वॉरियर और वुमेन को ब्यूटीफुल सोल का रूप में देखा जाता था। ये स्टीरियोटाइप गलत था। ठीक है। और सिंथिया एनोला का कहना था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिर्फ सोल्जर्स नहीं बल्कि वुमेन वर्कर्स थे, डिप्लोमेट्स की वाइफ्स थी, मिलिट्री बेस पर काम करने वाली वुमेन्स भी थी। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वेर एज हम बात करें आन टिंकनर ने, तो आन टिंकनर कहते थे कि उन्होंने रियलिज्म थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया था। उनका मानना था कि नेशनल इंटरेस्ट सिर्फ पावर नहीं होती है, कंट्रीज़ को कोऑपरेट करना चाहिए, स्पेशली इन्वायरमेंट, न्यूक्लियर वेपन्स और ह्यूमन सिक्योरिटी जैसे इश्यूज़ पर। ठीक है, क्लियर है इतना? सो आई होप तुम्हें इतनी चीज़ें जो होंगी वो क्लियर होंगी। अब हम समअप करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर को समअप जब मैं करूँगी तो हम ऐसे करेंगे चैप्टर को समअप। पहले हम फर्स्ट वेव के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वेव में हमने क्या डिस्कस किया था? वोट का राइट, एजुकेशन, प्रॉपर्टी राइट्स। सेकेंड वेव में क्या डिस्कस किया था? पर्सनल लाइफ भी पॉलिटिकल इशू है, डोमेस्टिक वायलेंस, इक्वल पे, पेट्रियार्की का ऑपोजिशन। थर्ड वेव में हमने डिस्कस किया था डाइवर्सिटी, आइडेंटिटी, रेस, क्लास, सेक्सुअलिटी, इंक्लूजन जैसी चीज़ों को। थर्ड वेव से 3 नए अप्रोचेस हमें निकल के आए थे। कल्चरल फेमिनिज्म वुमेन की पॉजिटिव क्वालिटीज़ को इंपॉर्टेंस देता है। ब्लैक फेमिनिज्म रेस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को इम्पोर्टेंट मतलब वो हमने बताता है, रेस प्लस जेंडर और प्लस डिस्क्रिमिनेशन को बताता है हमारे को। ठीक है, कि पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म हर वुमेन की आइडेंटिटी जो है वो अलग होती है। ठीक है, क्लियर है? आप एग्जाम के लिए थोड़ा सा और बता दो तुम लोगों को। देखो, जैसे कि हमने थर्ड वेव कल्चर फेमिनिज्म, ब्लैक फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म पढ़ लिया है। ठीक है, अब 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए ये आ सकता है तुम्हारे को कि एक्सप्लेन द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखोगे अगर तुम्हें पूछा जाए? मैं जस्ट एन एग्जांपल दे रही हूँ। ये क्वेश्चन अगर तुम्हारे को आ जाए कि एक्सप्लेन, क्योंकि ये इसमें आएगा, या तो फर्स्ट वेव पूछ जा सकती है, सेकंड वेव पूछ जा सकती है, थर्ड वेव पूछ जा सकती है, कोई भी एक वेव तो आएगी आएगी। ठीक है, सो एक्सप्लेन दी थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ये आंसर चाहिए जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, ये आज का तुम्हारा जो है वो होमवर्क रहने वाला है कि तुम्हारे को क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, आप क्वेश्चन का आंसर देते कैसे हैं इग्नू में? तो सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे? मीनिंग डिस्क्राइब करोगे, मीनिंग लिखोगे। किसका मीनिंग भाई? थर्ड वेव का मीनिंग क्या है, जो मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, उसके बाद तुम लोग क्या करोगे? फीचर्स डिस्क्राइब करोगे इसके। अब कहोगे फीचर्स क्या थे इसके, तो डाइवर्सिटी ये लिख लेना साथ में। ठीक है, पहले तो मैं पॉज करके आंसर देखना चाहूँगी तुम लोग क्या लिखते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, फिर तुम लोग मेरी आगे की वीडियो देखना, यही सजेस्ट करूँगी मैं तुम्हें। ठीक है, इंक्लूजन, इंटरनेट, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। नेक्स्ट कल्चरल फेमिनिज्म डिस्कस करोगे। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले तुम एक फ्लो चार्ट बना लेना कि तुम थर्ड वेव के तुम 3 फेमिनिज्म डिस्क्राइब करने लगे हो। तो थर्ड वेव के 3 फेमिनिज्म, 3 टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म। फिर इस तरीके से सारे लिख देना। हमारा कल्चरल है, ब्लैक है, पोस्ट मॉडर्न है। फिर पहले कल्चरल डिस्क्राइब करना, और ऐसे मत डिस्क्राइब करना फ्लो चार्ट के फॉर्म में, नो 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 नो, बस ये फ्लो चार्ट हल्का सा बना के थोड़ा सजा देना इसको। फिर उसके बाद पॉइंट बनाना, कल्चरल फेडरलिज्म डिस्क्राइब और कल्चरल फेमिनिज्म डिस्क्राइब होगा, फिर ब्लैक होगा, फिर पोस्ट मॉडर्न होगा, फिर कंक्लूजन होगा तुम्हारा। ठीक है, कंक्लूड कैसे करोगे? मुझे कंक्लूजन लाइन कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए, और मैं कमेंट सेक्शन के अंदर कंक्लूजन लाइन तुम्हारे लिए पिन कर दूंगी, बट स्टिल मुझे लाइन चाहिए। ठीक है, कि तुम लोग कंक्लूड क्या करोगे। ठीक है, तो ये होता है आंसर लिखने का पैटर्न। पहले क्या करते हैं? पहले एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछे थर्ड वेव,
ऑफ फेमिनिज्म। तो पहले हम लोग मीनिंग डिस्क्राइब करेंगे, फिर उसके फीचर्स लिखेंगे, फिर थर्ड वेव की 3 टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे, फिर कल्चर ब्लैक फेमिनिज्म को अलग अलग डिस्क्राइब करना स्टार्ट करेंगे, फिर लास्ट में कंक्लूड कर देंगे। और मैं कंक्लूजन लाइन लिख देती हूँ जस्ट तुम लोगों को याद रहे। वैसे मैंने सोचा था इसको कमेंट में पिन कर दूंगी, बट तुम लिखवा लो, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड वेव मेड फेमिनिज्म more inclusive and global। ये लिख के ना इसको ऐसे ऐसे कर देना, थोड़ा इम्प्रेशन बनता है। कंक्लूजन लिख के ये लिख के और साइड में कॉमा डाल देना और साइड में ठीक कंक्लूड कर देना ऐसे, ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पे तुम आंसर कर सकते हो जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस अगेन। ये आंसर्स कर सकते हो सॉल्व, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि योर आंसर शुड हाईलाइट फॉलोइंग पॉइंट्स। ओह बहुत ही अच्छी से यहाँ पे तुम्हें टिप दे रखी है कि सेंस का फॉल डिक्लेरेशन, अगर तो तुम्हारे को लाइक फर्स्ट वेव के बारे में पूछे तो तुम्हें ये हाईलाइट करना ज़रूरी है, ठीक है। फोकस करना चाहिए वुमेन सफ्रेज पे इंक्लूडिंग द स्ट्रगल फॉर इट, ठीक है, जो हमने अगर फर्स्ट वेव की बात बता रहे हो, नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर क्या सिचुएशन थी, तो ये तीनों पॉइंट्स होने चाहिए अगर फर्स्ट वेव को डिस्क्राइब कर रहे हो तो। व्हाट माई पॉइंट? योर आंसर शुड हाईलाइट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ लिबरल मार्क्सिस्ट, और लिबरल को, मार्क्सिस्ट को, सोशलिस्ट, रेडिकल, इकोलॉजिकल फेमिनिज्म के सारे चीज़ों को जो है फीचर्स को क्या करना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए, ठीक है। ये हमारा टॉपिक 2 जो हमने पढ़ा था। थर्ड टॉपिक जो हमने पढ़ा था इसके अंदर तुम्हारा आंसर कल्चरल ब्लैक पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म को डिस्क्राइब करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आंसर हाईलाइट करना चाहिए जे एन टिकनर के क्रिटिसिज्म पर, ठीक है, मॉर्गन थ्यूस 6 प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म पर, एंड आर्ग्यू दैट नेशनल इंटरेस्ट कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर ओनली। तो ये तुम्हारा जो है वो क्या करना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए तुम्हारा आंसर, ठीक है। क्लियर है इतना? आई होप ये क्लियर होगा तुम लोगों को, ठीक है। सो ये चीज़ें होनी चाहिए हर एक आंसर के, मतलब हर एक पॉइंट के अंदर ये तुम्हें दे रखा है कि अगर तुमने पहला टॉपिक पढ़ा था तो ये टॉपिक्स तुम लोग इंक्लूड करोगे पहले टॉपिक से, ठीक है। क्लियर है? सो यही था हमारा चैप्टर। और यहाँ देखो तुम्हारे को यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे होते हैं सॉल्व करने के लिए, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। इसके आंसर्स तुम्हें चाहिए होंगे तो मुझे कॉमेंट कर देना, मैं तुम लोगों को इसके आंसर्स जो है वो PDF बनाकर भेज दूँगी, ठीक है। कमेंट कर देना तो ही मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, ठीक है। हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक के बाद ना देखो तुम्हें दिख रहा होगा ये टॉपिक खत्म हो रहा है, टॉपिक खत्म होने के बाद ये क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट वेव पॉलिटिकल थ्योरी को, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें आंसर में लिखने का तरीका भी बताया, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना। यूज़ द स्पेस गिवन बिलो फॉर योर आंसर, स्पेस को यूज़ करना है, ठीक है। से सी द एंड ऑफ द यूनिट फॉर टिप फॉर योर आंसर, ठीक है। और ठीक है, क्लियर है? तो ये 2 चीज़ों को तुम्हें क्या करना है, ध्यान रखना है आंसर लिखते हुए, ठीक है। क्लियर है? वैसे तो मैंने तुम्हें समझा ही दिया कि कैसे करना है इसको, बट स्टिल तुम लोग ध्यान रखना कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। बाकी क्वेश्चन वाली वीडियो भी बहुत जल्द आएगी तो तुम्हें और क्लैरिटी हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। क्लियर है? अभी जैसे मैंने क्वेश्चन लिखने का पैटर्न बताया था वैसे ही लिखना है और स्पेस दे के जो है वो लिखना है, ठीक है। क्लियर है? और यहाँ पे हमने एंड यूनिट में भी पढ़ लिया, जो सेकंड पॉइंट दे रखा है एंड यूनिट में भी हमने पढ़ लिया कि टिप्स क्या क्या दे रखी है हमारे को, क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए क्वेश्चंस के अंदर, तो वो हमने पढ़ लिया। फर्स्ट वेव को डिस्क्राइब करोगे, टिप ले लेना जाके नीचे से। अच्छा भाई फर्स्ट वेव डिस्क्राइब करनी है, कहाँ गई टिप, कहाँ गई, ये रही। क्या हमारे को सेंस का फॉल डिक्लेरेशन डिस्क्राइब करना है, फोकस करना है वुमेन सफ्रेज पे, सिचुएशन नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड की डिस्क्राइब करनी है, ये तीनों पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए। तो ऐसे होता है, ठीक है, बुक का ऐसे यूज़ किया जाता है। क्लियर है इतना? सो आई होप इतना क्लियर होगा, एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब